स्वागत है आप सबका अपने चैनल सत्यम शिक्षा सदन पे। ये वीडियो स्टैंडर्ड 9th के लिए है और 9th क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री में एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स की शुरुआत की थी और उसी सीक्वेंस को, उसी सीरीज को मैं आगे की तरफ कैरी करूँगा। और आज हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के दूसरे रूल के बारे में, जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में डिटेल स्टडी करा दिया था और मुझे उम्मीद है कि वो सेशन आपको पसंद आया होगा और वो जो भी कंसेप्ट थे वो आपके माइंड में अच्छे से फिट हो चुके होंगे। तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के जो भी उसके सिद्धांत हैं, ये किसके द्वारा दिया गया था, इस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती है, सब स्टडी करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है ये प्रपोज्ड किसके द्वारा किया गया था, यानी ये जो सिद्धांत था, ये जो नियम था, ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? जोसेफ प्राउस्ट। साइंटिस्ट का नाम क्या था? जोसेफ प्राउस्ट। और इन 1779 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था? इस लॉ को, यानी इस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को उन्होंने प्रपोज किया था। इस सिद्धांत को उन्होंने दुनिया के सामने रखा था। अब इनका जो भी ये रूल था, उनका प्रिंसिपल यानी इनका सिद्धांत जो है, ये रूल जो है एक्चुअली में हमें समझाता क्या है, हमें बताता क्या है, उसको जानते हैं। ये रूल हमें बताता है ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब क्या हुआ कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो है हमेशा एक ही जैसा एलिमेंट रखेगा, है ना, इन द सेम, एक सेकेंड, ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे अगर इजी से एग्जांपल लिया जाए, मैं इसको बाय एग्जांपल समझाऊंगा जो और तरीके से क्लियर होगा। यहाँ पे देखिएगा ज़रा, इसका मीनिंग भी मैंने लिख रखा है। दिस मीन्स वाट एवर बी द सोर्स फ्रॉम वेयर द सबस्टांस इज ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर्ड। मतलब सोर्स चाहे जो भी हो, सबस्टांस आपने चाहे जहाँ से लिया हो या भी जहाँ से आपने उसको बनाया हो, अगर वो एक प्योर सबस्टांस होगा तो उसके एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो होगा वो हर एक जगह में क्या हो जाएगा? एक जैसा होगा, कांस्टेंट होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उनके एलिमेंट्स के मास का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि हमने वाटर जो लिया, ये वाटर लिया कहाँ से? हमने अलग अलग सैंपल लिया। एक हमने ले लिया मडी वाटर, ठीक है। नेक्स्ट वाटर किसी दूसरे सोर्स से ले सकते हैं आप। अगला जो वाटर का सैंपल है उसको आपने कहाँ से लिया? तो उसको आपने ले लिया सी से, सी वाटर, ठीक है। नेक्स्ट सैंपल आप कैरी कर रहे हैं और इस बार आपने टैप वाटर लिया है, नल का पानी आपने लिया हुआ है। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि सारे पानी का जो सैंपल होगा वो एक जैसा होगा, ठीक है। हो सकता है मडी वाटर में, सीधी सी बात है कि ये मडी वाटर होगा तो इसमें जो इम्प्यूरिटीज़ होंगी वो तो होंगी, इसमें इम्प्यूरिटी ज़्यादा होगी। सी वाटर में साल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी। टैप वाटर पोर्टेबल होगा, थोड़ा सा पीने लायक होगा, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज़ होंगी ही। लेकिन हम लोग उसके इम्प्यूरिटीज़ को ध्यान में नहीं रखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया है? दिस मीन्स वाट एवर बी द सोर्स, चाहे सोर्स जो भी हो, फ्रॉम वेयर द सबस्टांस इज ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर्ड, जहाँ से उस सबस्टांस को हासिल किया गया है या बनाया गया है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ए प्योर केमिकल कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम मास में कांस्टेंट प्रोपोर्शन को शो करेंगे। उनके मास का जो रेशियो होगा वो ईच एंड एवरी प्लेस पे क्या होगा? सेम होगा। हम लोग इसके इम्प्यूरिटीज़ को ध्यान में नहीं रखेंगे। मडी वाटर जो होगा इसमें तो वाटर होंगे ना, फॉर्मूला क्या होगा? H2O होगा। सी वाटर साल्ट होंगे, इम्प्यूरिटीज़ होगी, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इस वाटर का भी फॉर्मूला क्या होगा? H2O ही होगा। टैप वाटर का भी फॉर्मूला क्या होगा? H2O ही होगा। अब अगर बात किया जाए इन तीनों वाटर्स में एलिमेंट्स के जो मास का हम लोग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो इसका मास हो गया 2। मास कितना हुआ? 2 हुआ। रेशियो ऑक्सीजन के साथ अगर करेंगे तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, तो 2:16। दैट मीन्स ये कटेगा तो 1:8। यहाँ भी अगर हम लोग मास को कैरी करेंगे तो 2:16 कितना होगा? 1:8।
2:16 कितना होगा 1:8। कहने का मतलब क्या है कि आपने वाटर का सैंपल चाहे जहाँ से भी लिया हो, आपने रिजर्वियर से वाटर लिया हो, आपने टैप वाटर लिया हो, आपने आरओ का वाटर लिया, आपने मडी वाटर लिया, लेकिन उस वाटर में इम्प्यूरिटीज़ को अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो उस वाटर का भी अपना फॉर्मूला क्या होगा, H2O ही होगा। और उस H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स होंगे उनका मास हर एक वाटर के सैंपल में क्या होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को शो करेगा। अब आते हैं ज़रा हम लोग इस फॉर्मूले को समझते हैं। ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट। एक केमिकल कंपाउंड जो है हमेशा सेम एलिमेंट को कैरी करेगा, कंबाइन टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। उनके जो एलिमेंट्स का मास है उनका प्रोपोर्शन जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो सेम प्रोपोर्शन यानी कांस्टेंट प्रोपोर्शन को शो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स व्हाट एवर बी द सोर्स, चाहे सोर्स जो भी हो, चाहे स्रोत जो भी हो, फ्रॉम वेयर द सबस्टांस इज ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर, जहाँ से भी आपने उस सबस्टांस को ऑब्टेन किया है, हासिल किया है, या उसको प्रिपेयर किया है यानी आपने बनाया है। ए प्योर केमिकल कंपाउंड, प्योर केमिकल जो कंपाउंड होगा, इम्प्यूरिटीज़ वाले नहीं, प्योर केमिकल कंपाउंड जो होंगे, इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स बाय मास। उनके मास का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, जिसको आप लोग बोलेंगे कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आपके सामने एग्जांपल मैंने लिया वाटर ही, एक मडी वाटर, एक सी वाटर, एक टैप वाटर, तीनों के वाटर के सैंपल में डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन वाटर का अपना जो प्योर केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला होगा वो तो H2O ही होगा, चाहे आप उस वाटर को कहीं से लीजिए। बट यहाँ पे इम्प्यूरिटीज़ को नहीं, सिर्फ वाटर के केमिकल कंपाउंड का जब हम लोग उसका नेमिंग करेंगे तो H2O 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 है ना। सैंपल चाहे जो भी हो, ड्रेन वाटर आप ले लीजिए, रेन वाटर ले लीजिए, आपने टैप वाटर लिया, आपने मडी वाटर लिया, आपने आरओ वाटर लिया, सी वाटर लिया, कहीं से भी लिया, लेकिन इस वाटर का प्योर केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, H2O ही होगा। और हर एक में जब H2 और O का ऑक्सीजन का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब आप रेशियो निकालिएगा तो रेशियो होगा 1:8। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। मैं इरेज करूंगा अभी, और इरेज करने के बाद मैं एक और एग्जाम्पल से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लिया जाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमने अलग अलग 3 सैंपल लिया। सपोज यहाँ पे हमने एक सैंपल लिया है चौक का, चौक वही चौक जिससे हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। एक हमने सैंपल लिया किसका, एग सेल, अंडे का जो ऊपर का कवर होता है, छिलका जिसको आप बोलते हैं, एग सेल। दूसरा मैंने सैंपल लिया किसका, मार्बल का। दूसरा सैंपल किसका लिया गया, मार्बल का। देखिए चौक, एग सेल, मार्बल, तीनों का अपना जो क्राइटेरिया होता है, जो अपना प्रॉपर्टी होता है, वो तो अलग अलग दिखेगा यहाँ पे, लेकिन तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है। तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, एक ही होता है। क्या होता है तीनों का फॉर्मूला, तीनों का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, CaCO3, फिर यहाँ भी CaCO3। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसके एलिमेंट्स के मास का अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं तो क्या होगा, कैल्शियम के एक एटम का मास कितना होता है, 40 होता है। तो कैल्शियम के एक एटम का मास 40 रेशियो, कार्बन के एक एटम का मास कितना 12, 40 रेशियो 12, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास जो होता है वो 16 होता है, और 3 एटम है तो 16 या 48 यानी 48। फाइनली यहाँ से आपको रेशियो मिलेगा क्या, ये 4 से जाएगा 10 बार में, 4 से 3 बार में, और 4 से 12 बार में। 10:3:12, 10:3:12 किस में, चौक में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। ठीक उसी प्रकार 40:12:48, ये रेशियो किसका है, ये रेशियो है CaC:O, CaC:O, कैल्शियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का ये रेशियो है। ये भी कितना होगा 10:3:12, 10:3:12। यहाँ भी रेशियो क्या होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूँ तो कैल्शियम रेशियो, कार्बन रेशियो, ऑक्सीजन कितना होगा, यहाँ भी 10:3:12। क्या सेंस है कहने का, इसको समझते हैं हम लोग। कैल्शियम कार्बोनेट का हमने अलग अलग सैंपल लिया, सोर्स अलग हो सकता है,
हो सकता है जहाँ से हमें एग सेल मिले वहाँ से चौक न मिले, वहाँ से मार्बल न मिले, बट तीनों का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट ही है। तो ये तीनों, इन तीनों को हमने चाहे जिस भी सोर्स से ऑब्टेन किया है, जिस भी सोर्स से प्रिपेयर किया है या मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है, बट फॉर्मूला तीनों का हुआ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो इनके जब एलिमेंट्स का मास हम लोग उसके मतलब उसके मास का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो वो हमेशा देगा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये रूल हम यही बताता है कि जिस भी सोर्स से आपने किसी कंपाउंड, किसी सबस्टांस को आपने हासिल किया है, प्रिपेयर किया है या बनाया है, कोई मैटर नहीं करता है, उसके एलिमेंट्स का जो मास होगा वो क्या होगा? एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन देगा। यही बताया गया था जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने सिर्फ जाना क्या? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। ये जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था 1779 में। ये रूल हमें क्या बताता है? तो चाहे एलिमेंट्स का आपका सोर्स जो भी हो, आपने चाहे जिस सोर्स से उसको हासिल किया हो, आपने उसको चाहे जैसे भी बनाया हो, बट उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो हमेशा सेम मास में एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन को शो करेंगे। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। इसको आप लोग नोट डाउन करके फेयर कॉपी में सबमिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में केमिस्ट्री के एक नए कंसेप्ट के साथ। घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।